मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार आज हो सकता है। कैबिनेट विस्तार से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो मोदी कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार आज हो सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर बड़ा फैसला हो सकता है और इस संबंध में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से मिल रही है। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अब तय करेगी कौन कौन शपथ लेंगे। कोरोना के कारण शपथ लेने के पहले सांसदों का टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच जरूरी है। शपथ लेने के 24 घंटे पहले दिल्ली आने को कहा है। तो सैंपल देने के 12 घंटे बाद जांच रिपोर्ट आएगी। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट ही तय करेगी कि कौन कौन शपथ लेंगे। कोरोना के कारण शपथ लेने में से पहले सांसदों का कोविड टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच जरूरी है। शपथ लेने के 24 घंटे पहले दिल्ली आने को कहा था। केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार और बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 7 जुलाई को शाम 6 बजे नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल में ही मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम साफ होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक दिल्ली से बुलवाया गया। सिंधिया ने मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, बीजेपी हाईकमान से फोन आ गया। इसके बाद सिंधिया ने आगे के कार्यक्रम निरस्त करते हुए तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी तरह महाराष्ट्र से भी नारायण राणे और असम से सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं एलजेपी के 2 हिस्सों में बांटने वाले चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस पटना में कुर्ते की खरीदारी करते नजर आए। बता दें कि मोदी कैबिनेट में 28 मंत्रियों की जगह खाली है, जिसमें से 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। तो इन चेहरों को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम एकदम तय माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड से मुख्यमंत्री थे, उनका नाम भी इस दौड़ में आगे है। सर्बानंद सोनोवाल असम से मुख्यमंत्री थे, हालांकि इस बार वे मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनको भी इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बुलावा आया था बीते दिन दिल्ली से। आरसीपी सिंह जेडीयू बिहार से हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश से हैं अनुप्रिया पटेल, और माना जा रहा है कि इनको भी कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पशुपति पारस सांसद हैं एलजेपी से। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में सियासी उलटफेर में सबसे अहम भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही निभाई थी। और तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 115 दिन बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और नारायण राणे महाराष्ट्र के एक बड़ा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आते हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से हैं, अपना दल पार्टी से, और उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पशुपति पारस जो कि सांसद है एलजेपी से, माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट में उनको भी जगह मिल सकती है। हालांकि बीते दिन सभी को दिल्ली आने के लिए कहा गया था और यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा बीच में ही निरस्त करना पड़ा और उज्जैन के बाद सीधे वे दिल्ली चले गए। तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम से मुख्यमंत्री थे, इस बार भी असम में बीजेपी की जीत होने के बावजूद उनको इस बार मुख्यमंत्री पद पर स्थापित नहीं किया गया था। तो इस बार इसलिए माना जा रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल को भी कोई
कैबिनेट में जगह मिल सकती है और बड़ा पद मिल सकता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले कैबिनेट मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। राज्यपाल थावर चंद गहलोत का परिवार नागदा में रहता है। मोहल्ले 56 ब्लॉक में महज 500 वर्ग फीट का उनका मकान है। जब भी वे नागदा आते हैं, इसी घर में परिवार के साथ रहते हैं। बंसल न्यूज उनके घर पहुंचा और उनके परिवार वालों से बातचीत की। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय का। मैं केंद्र के पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र जी मोदी का और पूरी टीम का। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा मेरे बड़े भाई डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब को कर्नाटक का महामहिम राज्यपाल मनोनीत किया है। निश्चित ही हमारे परिवार में बहुत ही हर्ष का माहौल है और ये हम सब के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि आज हमारे बड़े भाई साहब को महामहिम एक संवैधानिक पद से पार्टी ने नवाजा है। मैं गहलोत परिवार की ओर से शीर्ष नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही गहलोत परिवार की ओर से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक और अहम खबर मिल रही है। 9 महीने बाद जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से नीचे उतर गया है। जून में जीएसटी कलेक्शन घटकर 92,849 करोड़ रुपए हो गया। मई में 1,02,000 करोड़ रुपए था। तो पहले सितंबर में 2020 में जीएसटी कलेक्शन 95,480 करोड़ रुपए था और एक बार फिर से ये घट गया है। 9 महीने बाद जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से नीचे आ गया। जून में जीएसटी कलेक्शन घटकर 92,849 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बता दें, मई में 1,02,000 करोड़ रुपए था। आगे बढ़ते हैं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम रांची के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे युवाओं से संवाद करेंगे। सीएम कलेक्टर कार्यालय में कोरोना को लेकर बैठक लेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। रांची के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे युवाओं से भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री कलेक्टर कार्यालय में कोरोना को लेकर बैठक लेंगे और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 75 साल यानी कि पर्ल जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश में अब बाल कांग्रेस का गठन होगा। 16 से 20 साल के युवा सदस्य बन सकेंगे। नई पीढ़ी के बच्चों को कांग्रेस विचार से जोड़ने की पहल कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाल कांग्रेस के गठन का निर्देश दिया है। बाल कांग्रेस में 16 वर्ष से 20 वर्ष तक के युवाओं को स्थान दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी नीतियों, राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य और भारत के निर्माण का पाठ पढ़ाएगी। कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा। सभी जिला इकाइयों से गठन के संबंध में सुझाव मांगे जाएंगे। तो अब बाल कांग्रेस का मध्य प्रदेश में गठन होगा। 16 से 20 साल के युवा सदस्य बन सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया के घर पहुंचे, जहां उनकी मां से भी मिले। जब सिंधिया जी अनिल फिरोजिया की मां से बात कर रहे थे, जब उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे इस तरह मजाकिया अंदाज में भी बात करते होंगे। अनिल फिरोजिया की मां ने उन्हें टीका लगाया। इस दौरान सिंधिया कहते हुए नजर आए कि अम्मा आप आराम कर रही हो और हम पसीना बहा रहे हैं। ये डायलॉग वैसे थे जैसे थककर आया हुआ बच्चा अपनी मां से कहता है। बातों ही बातों में अनिल फिरोजिया और उनकी मां ने उन्हें माला पहनाते हुए मंत्री पद की बधाई भी दी। देखिए पूरा वीडियो। अरे आपने मुझे दिल में पकड़ के रख लिया, बस काफी है। आप इतनी आराम से सो रही हैं और हमसे इतना काम करा रही हैं।
हमारा पसीना निकल रहा है और आप बिस्तर पे आराम से लेटी हैं। ये मंत्री शपथ की बधाई। हाँ, जय माता। आप ठीक हो ना? तो बढ़िया। बस अपना ख्याल रखना। इधर आओ आप। अपना ख्याल रखना। नहीं वो नहीं खाता। मैं मीठा नहीं लेता। नहीं इसको मालूम है ना। मैं नहीं लेता। मैं लेता हल्का सही। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा लेता है लंबा। तो मीठा नहीं लेते ना? मीठा नहीं लेता। मैं वो तेरी का। अरे आपने अपना आपने मुझे दिल में पकड़ के रख लिया, बस काफी है। अरे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के प्रसिद्ध पितरेश्वर हनुमान धाम पर दो विरोधी दल के नेता एक साथ नजर आए। मौका था मंदिर में भागवत कथा के आयोजन का। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन। दोनों नेताओं ने राजनीति को छोड़ भजन गाकर लोगों का मनोरंजन किया। और चलिए अब कोरोना की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दरअसल कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 24 घंटे में 27 केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 5 मरीज मिले और भोपाल में 9 मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में भी 2 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के 447 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 43 जिलों में आज कोरोना का एक भी केस नहीं आया और 17 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। राहत की बात है, कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। तो 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 27 केस सामने आए हैं। 2 लोगों की जान गई है और 43 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं आया। वहीं 17 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। हनी ट्रैप मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद तीनों महिला आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर याचिका मंजूर कर ली। हाईकोर्ट अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि मामले में जेल में बंद 4 आरोपियों में से 3 महिला आरोपियों की जमानत पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हनी ट्रैप मामले में श्वेतापति स्वप्निल जैन और मोनिका यादव तीनों को माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल सुबोध अभ्यंकर साहब की बेंच ने जमानत के आदेश दिए हैं। मेरी आरोपी चूँकि श्वेतापति विजय जैन थी, जिन पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं था, ना ही एफआईआर में उनका नाम था। उन्हें 27 के मेमोरेंडम पर आरोपी बनाया गया था। प्रकरण में आगे और भी लंबा समय लगने की संभावना, बहुत सारे गवाह होना बाकी है, ट्रायल में समय लगना है। इस सब आधार को मानते हुए न्यायालय ने जमानत दी है। 50,000 की निजी जमानत और 50,000 के मुचलके पर माननीय न्यायालय ने जमानत का आदेश। आगे बढ़ते हैं। 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले में परतें उठती जा रही हैं, लिहाजा इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने मामले के 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ मामले में अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है, जो मास्टरमाइंड का काम कर रही थी। ये महिला लॉकडाउन में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करती थी।
जो अलग अलग कंपनियों के फर्जी पास बनाकर शहरों में एंट्री करती थी और 3 स्टार होटलों में रुककर ड्रग्स की सप्लाई करती थी, जो इंदौर से ड्रग्स लेकर मुंबई में बेचा करती थी। मामले में पकड़े गए आरोपियों में मेजबान शेख, सलीम चौधरी, जुबेर हलाई और अनवर लाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक क्राइम ब्रांच आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच इंदौर ने इसी नेटवर्क के करीब 33 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को जो इससे कनेक्टेड थे, इनका जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने कल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है मुंबई से। इसमें महजबीन शेख, सलीम चौधरी, उसके साथी जो रहे हैं, जुबैर हलाई और अनवर लाला, ये 4 अरेस्ट किए गए हैं। मूलतः ये इसी एमडी ड्रग के और अन्य ड्रग्स के भी कारोबार में शामिल रहे हैं। आतंकवाद के बाद अब भारत में हो रही ऑनलाइन ठगी में पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन सामने आया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी व्यवसायियों को ट्रेडिंग के नाम पर लंबे समय से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। पूछताछ और मामले की जांच में अब तक 50 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने की बात सामने आई है और आरोपी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पाकिस्तान पैसे भेजते थे। वहीं जिन साइट्स के जरिए लोगों को झांसे में लिया जाता था, उन वेबसाइट का निर्माण भी पाकिस्तान और चीन के लोगों से कराया था। पूरे मामले में पुलिस टेरर फंडिंग समेत देश विरोधी गतिविधियों वाले एंगल पर जांच कर रही है। अभी गिरोह के 3 सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से 60 डिजिटल सिग्नेचर शेल फर्म के निदेशकों के 3 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 1 मोबाइल फोन, क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेटमेंट समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनसे पैसा लेते थे और मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। इन लोगों ने व्यवसायियों को, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वेबसाइट्स हो, उनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद उनको एक लिंक भेजी कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, इस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। वो वेबसाइट जो होती थी वो एक कंपनी के नाम की होती थी, जो कंपनी ओरिजिनल होती है, लेकिन वो वेबसाइट कंपनी की ऑफिशियल कंपनी नहीं होती थी, वो नकली वेबसाइट है। उस पर ये लोग ये पैसा जमा करते थे। इन्होंने खूब अकाउंट में पैसे जमा कराए। जब इनको प्रॉफिट की बात आई, ढूंढने लगे तो इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने कंप्लेंट की। हम लोगों ने वर्क किया तो उसमें जब हमारे आए और उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इम्प्रिंट्स वर्कआउट की, तो उसमें हमें एक पाकिस्तानी नागरिक के होने के संकेत मिले हैं। आगे बढ़ते जावरा से खबर मिल रही है। ढोढर गांव से 3 बच्चों का अपहरण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी में बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से बच्चे लापता थे, परिजन तलाश कर रहे थे। ढोढर पुलिस चौकी पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। तो 3 बच्चों का अपहरण किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फुटेज में आप खुद देख सकते हैं, बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल से बच्चे लापता थे, परिजन तलाश कर रहे थे बच्चों की और आखिरकार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो इन तीनों बच्चों का अपहरण किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन की ओर रुख कर ले, मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। महाकाल मंदिर के साथ संभाग के बड़े मंदिरों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद निर्णय लिया गया। ड्रोन उड़ाने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। एडीजी योगेश देशमुख ने आदेश जारी किए हैं। तो मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। महाकाल मंदिर के साथ संभाग के बड़े मंदिरों के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है। तो जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद फैसला लिया गया। ड्रोन उड़ाने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। और भोपाल से खबर है, 7 जुलाई को कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। 5 से 6 घंटे कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी बुधवार को शहर में मेंटेनेंस का काम करेगी। तो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली कटौती होगी। दानिशकुंज
काहाकुंज और रोहितदास नगर में बिजली कटौती की जाएगी। वहीं दुर्गा चौक, मछली मार्केट, हाथीखाना, इब्राहिमपुरा में 9 से 2 बजे तक कटौती होगी। दामखेड़ा, केएल सेक्टर, एचआईजी क्वार्टर्स में 9 से 3 बजे तक बिजली कटौती होगी। तो 7 जुलाई यानी कि आज भोपाल में कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन में मॉनसून एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बन रहा है। सिस्टम से 8 जुलाई को जबलपुर में बारिश होने की संभावना है। मालवा निमाड़ को 10 से 11 जुलाई तक इंतजार करना होगा। मॉनसून 8 जुलाई को महाकौशल के रास्ते पूरे प्रदेश में बरसेगा। मंडला, बालाघाट, जबलपुर के रास्ते एक्टिव होगा। अगले 2 दिन तक धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होगी। ग्वालियर और चंबल संभाग में भी गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तो 2 दिन बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मॉनसून एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है और 8 जुलाई को जबलपुर में बारिश होने की संभावना है। बारिश और बारिश में चाय पकौड़े सभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई निकल जा रही है, लेकिन बादल है कि बरस ही नहीं रहे। बारिश के इंतजार में लोगों ने अब टोले टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया है। टोटके की ये तस्वीरें बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से सामने आई हैं। रूठे इंद्र देवता को मनाने के लिए जिंदा आदमी की अर्थी निकाली गई। ढोल नगाड़े के साथ पूरे शहर में जिंदा व्यक्ति की अर्थी निकाली गई। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होगी। ये मध्य प्रदेश है जनाब। ये अजब है तो यहाँ होने वाली कुछ घटनाएं भी गजब हो जाती हैं, जिनके बारे में ना आप सोच सकते हैं ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब वो सामने आती हैं तो हैरान होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो चलिए देखिए बुरहानपुर की पंचायत महिला गुलारा का मामला, जहां से 1 या 2 नहीं बल्कि 9 कुएं जड़ मूल से चोरी हो गए। अजब एमपी में एक और गजब। सड़क के बाद अब कुओं की चोरी। कारनामा ऐसा कि रह जाओगे दंग। सांस थाम कर देखो घोटाले का ये रंग। जी हाँ, ये मामला ऐसी चोरी का है जो आपको भी चकरा देगा, कभी हैरान करेगा तो कभी परेशान भी करेगा, और आप बार बार बस यही पूछेंगे कि ये हुआ कैसे जनाब। जी हाँ, चोरी की यह अनोखी वारदात हुई है बुरहानपुर की महिला गुलेरा पंचायत में, जहां चोरों ने 1 या 2 नहीं बल्कि 9 कुओं की चोरी कर ली। अब इस खेत को देखिए, यहीं पर था वो कुआं जिसका नामो निशान तक नहीं है। ना तो पानी दिख रहा है और ना ही खुदी हुई मिट्टी के निशान बाकी हैं। टुकड़ू रमजान का खेत है ये, जिसमें 2 मार्च 2020 में जो है इसमें करीब 40,000 रुपए जो है हितग्राही ने निकाले। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कुआं नज़र नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है कुआं चोरी हो चुका है। अब चोरी के मामले को जब बंसल न्यूज़ ने उठाया और बंसल न्यूज़ जब इसकी तफ्तीश पर आया, तो यहाँ केवल एक ही कुआं चोरी नहीं हुआ बल्कि 8 कुएं चोरी हुए हैं, और इस 8 कुएं की चोरी की बात सामने आई है। ये तो महज एक बानगी है। पूरी पंचायत में ऐसे 9 कुएं गायब हैं। कागजों की माने तो साल 2020 में 39,000 की लागत से पिलधारा योजना के तहत ये कुएं बनाए गए थे। रुपए भी निकाल लिए गए। कागजों में मजदूर भी काम करते दिखे, लेकिन हकीकत यही है कि मौके पर कुएं नहीं हैं। ये टुकड़ू रमजान ने 2020 में कुआं यहाँ पे कपिलधारा का सैंक्शन करवाया था, और करीब उसने 39,000 रुपये पेमेंट निकाल लिया। कुआं है ही नहीं यहाँ, कुआं खुदवाया ही नहीं है, कुआं चोरी हो गया। बंसल न्यूज ने पड़ताल की तो बात साफ हो गई कि ये चोरों की नहीं बल्कि जिम्मेदारों की करतूत है, जिन्होंने फर्जी तरीके से रुपए निकाले और डकार लिए।
कागजों में जो कुएं खुदे हैं वो हकीकत में है ही नहीं। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने भी जांच करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली। तो ये जो स्थिति निकल के आ रही है 8 से 10 कुएं बने हैं, उनका कोई जियो टैगिंग नहीं है और उन मौके पर वो कुएं है भी नहीं। ये मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर है और यदि बिना परिसंपत्ति के निर्माण किए किसी पंचायत के द्वारा या किसी के द्वारा इस पे का काम किया गया तो गंभीर लापरवाही चूक है और ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो निश्चित रूप से ये 10 कुओं की जो हम जाँच कराएंगे और जाँच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर यथोचित निर्णय करेंगे। जाहिर है अब जांच होनी भी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया इतनी गहरी ना हो जाए कि कुएं की चोरी का ये मामला उसी में समा जाए, क्योंकि चोरी तो हुई है, बस तरीका थोड़ा जुदा है। इसमें सरपंच सचिव जिम्मेदार हैं तो प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से भी इनकार करना मुश्किल है। जब मलाई बटी है तो स्वाद भी बहुतों ने लिया होगा। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर।